हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है मोहब्बत के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें जज अपना जजमेंट सुनाने वाली होती है, तभी इशिता बेहोशी की हालत में वहां पर गुंडों से बसती हुई पहुंच जाती है। सभी घर वाले इशिता को देख करके चौंक जाते हैं। निधि भी इशिता को देख करके चौंक जाती है और वहां से भागने वाली होती है। तभी रोमी उसे पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे कहाँ जाने वाली हो मैडम, अभी तो जेल की हवा बाकी है। उसके बाद डॉक्टर इशिता का चेकअप करते। इशिता को होश आता है। इशिता को होश में आता देख करके सभी घर वाले खुश होने लगते हैं। रूही भी इशिता को देख करके रोने लगती। इशिता जज को देख करके घबरा जाती है और पूछने लगती है, आप यहाँ कैसे? जज कहती कि आप रिलैक्स रहिए, मैं तो बस आपको यहाँ पर देखने आई हूँ। और कहने लगती, इशिता एक बार तो मुझे लगा था कि तुम सेलिब्रिटी जजमेंट को पोस्टपोन करने के लिए कहीं गायब हो गई हो। रमन भी कहता है, हमें भी ऐसा ही लगा था और हमें लगा था कि तुम कुछ समय के लिए कहीं चली गई हो और वापस लौट कर आ जाओगी, लेकिन तुम जब नहीं लौट कर आई ना तो पता चला कि मामला कितना सीरियस है। और कहने लगता है कि बस एक बार पता चल जाए कि तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे कौन है, फिर मैं उसे बताता हूँ। जज भी कहती है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। और कहने लगती है, फिक्र मत कीजिए, पुलिस सारा सच बाहर लेकर आ जाएगी। और कहती, मुझे पता चल गया है यह सब इशिता ने जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी एक बच्चे की कस्टडी में एक ऐसी औरत को नहीं देने वाली, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं रूही की कस्टडी इशिता तुम्हें दूंगी। ये सुनकर के रूही वहां से गुस्से में जाने लगती। तभी जज उसे रोककर कहती, रूही बेटा, इशिता के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है ना, उसे क्यों दबा रही हो? मुझे मालूम है तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो, तुम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। और तुम्हारा परिवार तुम्हारे आने के बाद कितना बदल गया, सब तुमसे कितना प्यार करते और तुम भी सबसे कितना प्यार करते। और इशिता की तरफ देखकर कहती, इशिता की तरफ देखो, वो सिर्फ तुम्हारी इशिमा है, तुम्हें उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। इशिता रमन भी रूही को प्यार से अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, मगर रूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे यकीन है कि आप लोग उसका प्यार जरूर जीत लोगे और मैं रूही के कस्टडी के पेपर तैयार करवाती हूँ। जज के जाने के बाद जज की बात सुनकर के सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी रूही पुत्र हमारे पास वापस आ गई है। तभी रमन सोचने लगता है और कहने लगता है कि मगर सोचने वाली बात, अगर इशिता के किडनैपिंग के पीछे अशोक और निधि नहीं थी तो इसके पीछे किसका हाथ था? उसके बाद सभी घर वाले इसी सोच में पड़ जाते कि अगर इशिता को किडनैप कराने के पीछे निधि और अशोक नहीं था तो इसके पीछे किसका हाथ था? उसके बाद भल्लाजी संतोषी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं, जब भी मैं इशिता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं उसकी जिंदगी में खुशी कब वापस आएगी। यह सारी बातें रूही छुप करके सुन रही होती है और अपने रूम में जाकर के परेशान होने लगती है। उसके रूम में इशिता आ जाती है और रूही के पास बैठ करके रूही से कहने लगती है, रूही तुम्हारा रूम डेकोरेट करवा दो, अब तुम फाइनली वापस तो आ ही गई हो ना। और कहने लगती है, तुम तो इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करती हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा म्यूजिक रूम बनवा देते हैं, तुम अपनी पसंद का मुझे डिजाइनर बता दो तो हम उन्हें बुलवा लेंगे। और रूही से कहने लगती है, रूही क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती? ये सुनकर के रूही गुस्से में खड़ी हो जाती है। तभी इशिता कहने लगती है, इट्स ओके। और कहने लगती है कि तुम्हें मिल्क शेक बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए भिजवा देती हूँ। रूही इशिता की बातों से परेशान होने लगती है। इशिता कहती है, तुम जितना समय लेना चाहती हो ना रूही ले सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। उसके बाद रूही के लिए मिल्क शेक बनाने चली जाती और सोचने लगती कि मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल करूँ, मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकती रूही। और इशिता का मन एक बार रूही को गले लगाने के लिए तरस रहा होता है। रूही इधर इशिता की बातों से परेशान होती है और अपने बचपन की इशिता के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। उधर शगुन भी इशिता के पास जाती है और इशिता से पूछती है, इशिता बताओ क्या हुआ, तुम मुझसे तो शेयर कर सकती हो ना इशिता। इशिता शगुन से कहती है, मेरी रूही वापस आ गई, मेरे पास है, मेरे इतने पास है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और तभी शगुन की तरफ देखकर कहती है, सॉरी तुम्हारी भी बेटी है ना शगुन। शगुन भी इशिता से कहती, इशिता रूही सिर्फ तुम्हारी बेटी रहेगी और तुमने हमेशा कितनी मुश्किलें पार की उसके लिए और हमेशा तुम्हारे प्यार की जीत हुई है। इस बार भी देखना तुम्हारे प्यार की जीत होगी और देखना तुम्हारे पास खुद रूही आकर के तुम्हें गले लगाई और तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, सब। और इशिता से कहने लगती, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। उसके जाने के बाद इशिता सोचती कि ऐसा नहीं कि मेरे आने से शगुन को कुछ असर नहीं हो रहा है, मेरे आने से शगुन की जिंदगी बदल गई। एक तरफ मैं इतनी खुश हूँ और एक तरफ शगुन की जिंदगी। शगुन तुम्हारी लाइफ में ठीक करूंगी, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। उसके बाद इशिता अपने रूम में चली जाती है। रमन उसे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम कहाँ घूम रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी इशिता रमन से कहने लगती है, मैंने आकर के सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना तुम्हारे और शगुन के बीच में। तभी रमन कहने लगता है कि तुम शगुन के बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसके पास एक फोन आता है और वो फोन अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है और वो फोन किसी और का नहीं अशोक का होता है। अशोक रमन को फोन पर धमकी दे रहा होता है कि तेरी बीबी को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर के रमन को गुस्सा आने लगता है और वो फोन पर ही धमकी देने लगता है कि तुम मेरी बीबी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना वरना तुम्हारा हश्र बुरा होगा। तभी भल्लाजी भी और संतोषी उनकी बातें सुन लगते हैं। भल्लाजी कहने लगते हैं, अशोक बिना बहुत कमीना टाइप का इंसान है। सुनकर के संतोषी हंसने लगती है। संतोषी को मुस्कुराते देख करके भल्लाजी पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तभी संतोषी कहने लगती है, कभी कभी कमीने लोग भी अच्छा काम कर जाते हैं और मुस्कुराने लगती है। अभी तो जेल की हवा बाकी है। आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? कौन हो सकता है इशिता का दुश्मन जो उसे इस तरह तकलीफ पहुंचाना चाहता है?